वेलकम टू बिजनेस स्मोकर। मेरा नाम अभिषेक है और आज की बिजनेस न्यूज शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज है एआई से रिलेटेड, स्पेशली आईटी सेक्टर से रिलेटेड, और ये न्यूज बहुत ही धमाकेदार होने वाली है। आईटी सेक्टर का फ्यूचर और ज्यादा ब्राइट होने वाला है इंडिया में और ये सेक्टर बहुत ही जल्दी बुल रन शो कर सकता है। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं ये ट्रेंड देख पा रहा हूं, वो मैं ट्रेंड आपको भी दिखाने की कोशिश करता हूं। बेसिकली अभी अभी माइक्रोसॉफ्ट 25,700 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करेगा एआई और क्लाउड एक्सपेंशन के लिए, वो भी इंडिया में। और ये सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट की बात नहीं है, इंडिया में मिलियंस नंबर ऑफ डेवलपर्स हैं और ये आईटी हब है पूरी दुनिया का। तो अभी मैं कुछ टाइम पहले मैंने आपको ये बताया था कि एनवीडिया के चीफ जेनसेन हुएंग, एएमडी के लिया सू, मेटा चीफ यानी कि मैं फेसबुक की बात कर रहा हूं, तो मेटा चीफ एआई साइंटिस्ट येन ली कुन, ये लोग भी रिसेंटली ही इंडिया में विजिट करे थे। हालांकि इन लोगों का नाम काफी थोड़ा सा अलग है, तो सॉरी अगर मैंने प्रोनाउंसिएशन गलत किया हो। और माइक्रोसॉफ्ट की बात मैं करूं तो सत्या नडेला ने यह भी बताया है कि इंडिया में ये सबसे बड़ा एक्सपेंशन होगा। कंपनी 2030 तक 1 करोड़ लोगों को एआई स्किल सिखाएगी। इंडिया एआई में फास्ट ग्रो कर रहा है और माइक्रोसॉफ्ट नए डेटा सेंटर्स बना रहा है। नडेला ने पीएम मोदी से भी मिलकर एआई और टेक्नोलॉजी फ्यूचर पर चर्चा की। और अगर मैं आपको और डिटेल में समझाऊं तो भी मैंने कुछ दिन पहले ये भी न्यूज कवर किया था, कुछ स्टेट्स हैं जो एआई पर लॉ ला चुके हैं और पूरी इंडिया में भी ये एआई का जो दौर चल रहा है, क्योंकि पीएम मोदी ने भी इस पे काफी ज्यादा फोकस किया हुआ है। इसलिए मुझे लग रहा है आईटी सेक्टर आने वाले समय में बहुत ही अच्छा करने वाली इंडिया में, और एआई का टाइम चल ही रहा है, आप सबको पता है। अगली न्यूज है हल्दीराम की। टेमासेक हल्दीराम स्नैक्स में माइनॉरिटी स्टेक लेने के लिए लीड। सिंगापुर की इन्वेस्टमेंट कंपनी टेमासेक ने हल्दीराम स्नैक्स में माइनॉरिटी स्टेक लेने का टर्म शीट साइन कर लिया है। ये डील 85,700 करोड़ रुपीज से 94,272 करोड़ रुपीज के वैल्यूएशन पर हो सकती है। टेमासेक इस डील में 10% से कम स्टेक लेगा। अगर आपको इस डील का बैकग्राउंड नहीं पता है तो मैं हल्का सा आपको समझाने की कोशिश करता हूं। बेसिकली पहले हल्दीराम स्नैक्स अपनी कंट्रोलिंग स्टेक बेचने की सोच रहा था, लेकिन अब सिर्फ माइनॉरिटी स्टेक बेचने पर फोकस है। दूसरे और भी इन्वेस्टर्स हैं जैसे ब्लैक स्टोन और अल्फा वेव ग्लोबल, ये लोग भी स्टेक लेने में इंटरेस्टेड हैं। मैंने पहले ही ब्लैक स्टोन के ऊपर न्यूज कवर करा हुआ है। अगर आपको हल्दीराम और ब्लैक स्टोन के ऊपर जो न्यूज है उसको और अच्छे से समझना है तो ऊपर आई कार्ड पे मैंने वीडियो का लिंक दिया हुआ है। और ये एक प्री आईपीओ डील है, मतलब फ्यूचर में हल्दीराम स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग का प्लान कर रहा है। अगर आपको टर्म शीट के बारे में नहीं पता, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि टर्म शीट साइन हुआ है, तो मैं आपको टर्म शीट समझाता हूं जल्दी से। टर्म शीट बेसिकली एक नॉन बाइंडिंग डॉक्यूमेंट होता है जो किसी इन्वेस्टमेंट या डील के इंपॉर्टेंट टर्म्स और कंडीशंस को आउटलाइन करता है। ये फाइनल एग्रीमेंट बनाने से पहले एक इनिशियल अंडरस्टैंडिंग होती है जो दोनों पार्टीज के बीच साइन होती है। टर्म शीट में डील्स के कुछ बेसिक टर्म्स दिए जाते हैं, जैसे कि कितना स्टेक बेचना है या खरीदना है, कंपनी का वैल्यूएशन क्या होगा, इन्वेस्टमेंट की टर्म्स कंडीशन क्या होगी, पेमेंट का स्ट्रक्चर कैसा होगा, कुछ इस तरह की चीजें होती हैं। आई होप कि आपको मेरा ये समझाने का स्टाइल पसंद आ रहा होगा। अगर आपको किसी भी चीज में कोई भी कंफ्यूजन है तो आप हमें ट्विटर पे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, कमेंट में भी पूछ सकते हो, और हाँ, डिस्क्रिप्शन में ट्विटर का लिंक दिया हुआ है। और अगर आप चाहते हो कि हम ऐसी वीडियो आपके लिए लाते रहें तो हमें सब्सक्राइब करना न भूलें और लाइक भी जरूर करें। अब चलते हैं अगली न्यूज की तरफ। डिलॉयट, पीडब्ल्यूसी, ईवाई और केपीएमजी के इंडियन आर्म्स ने FY24 में ग्लोबल फर्म से ज्यादा ग्रोथ दिखाई है। इनका रेवेन्यूज 38,500 करोड़ रुपीस से 38,800 करोड़ रुपीस तक पहुंच गया और FY25 में 45,000 करोड़ से ज्यादा होने का एस्टिमेशन है। इससे आपको पता चलता है कि इंडिया में जो बिजनेस की कैपेबिलिटी है ना, वो बहुत ज्यादा है। ये सारी कंपनीज क्या है, ये सारी कंपनीज टैक्स सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती हैं और आपको कंसल्टेंसी देती हैं। तो आप अगर इनका रेवेन्यू बढ़ रहा है तो आप समझ रहे हो बिजनेसेस की दिशा किस तरफ इंडिया में। और ये जो एरा है ना, इंडिया के लिए एक गोल्डन एरा है और इसमें बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स आने वाले हैं, बहुत सारी कंपनीज इंटरनेशनल लेवल पे ग्रो करने वाली हैं। जैसा आप देखते हो माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, उबर, इन सब ने किया, अब वैसे ही कुछ बिजनेसेस इंडिया के इंटरनेशनली छाने वाले हैं। उसमें से एक ओयो है, आपको पता ही है। ओयो बहुत सारी कंट्रीज में एक्सपेंड कर चुका है। खैर, मैं थोड़ा सा ऑफ द टॉपिक जा रहा था, सॉरी उसके लिए, लेकिन हाँ, मैं आपको और आगे समझाने की कोशिश करता हूँ। कंसल्टिंग सर्विसेज काफी डिमांड में है इंडिया में फिलहाल, तो जो 25,000 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू ला रही है। डिलॉयट 29%, पीडब्ल्यूसी 22% और ईवाई 16 से 17% ग्रो हुआ है। और ये बहुत बड़ा नंबर है। इंटरनेशनली इतनी ज्यादा ग्रोथ नहीं देखने को मिल रही है इन कंपनीज को। और आप हाल ही में देख रहे हो कि बहुत सारी इंटरनेशनल कंपनीज इंडिया की तरफ रुक कर रही है। इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने की बात हो रही है, इंडिया में प्रोडक्ट सेल करने की बात हो रही है। एक वक्त था जब लोग इंडिया से दूर भागते थे, कहते थे कि यार बहुत ज्यादा
ज्यादा पॉपुलेशन है, डर्टी कंट्री, ऐसे वैसे मतलब बहुत उल्टी सीधी चीजें, नेगेटिविटी थी इंडिया के तरफ, लेकिन अब पूरी तरह से वो परसेप्शन चेंज हो गई है। अगली न्यूज है ओयो की। ओयो ने FY24 में 114.64 करोड़ रुपीस था। हालांकि पिछले साल यानी कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में कंपनी लॉस में थी, और अभी कंपनी क्यों अपने आप को प्रॉफिट में लाने की कोशिश कर रही है? क्योंकि सीधी सी बात है, कंपनी का जो है IPO आने वाला है। जब भी किसी कंपनी का IPO आने वाला होता है, उससे पहले ही मर्चेंट बैंकर्स और कंपनी अपने बारे में पॉजिटिव चीजें फैलाने लगती हैं। जितना ज्यादा अच्छा डेटा लाया जा सके कंपनी के पास, उतना ज्यादा वो लोग अच्छा डेटा लाते हैं, चाहे वो सेल्स की बात हो या फिर रेवेन्यू की बात हो, या फिर अगर कोई नेगेटिविटी है तो PR टीम हायर करके उस नेगेटिविटी को हटाना और पॉजिटिव चीजें उस कंपनी के बारे में फैलाना इंटरनेट पे या फिर हर जगह, न्यूज़पेपर, टेलीविजन। और उसी का एक पार्ट है, अभी मैं आगे बताऊंगा वो पार्ट है। अभी आप लोगों ने सुना होगा न्यूज में, ये सिर्फ मैं एक बात बता रहा हूँ, ये मेरा एजम्पशन है। मेरा एजम्पशन ये है कि ये सिर्फ एक PR स्टंट था, जो बताया गया है कि ओयो जो है अब कपल्स को एंट्री नहीं देगा। ये सारी चीजें बकवास है। ऐसा इसलिए कि हर किसी को पता है, आपको भी पता है ओयो में कैसे लोग जाते हैं, मतलब कि कपल्स जाते हैं। कैसे लोग से मेरा कोई भी नेगेटिव मतलब नहीं था कि मैं उन लोगों को कुछ अलग नजर से देख रहा हूँ। कपल्स जाते हैं, ज्यादातर लोग जेनजीज जाते हैं, या फिर जो कॉलेज के बच्चे होते हैं वो जाते हैं एंजॉय करने के लिए। सिंपल सी बात है। और अभी अभी आप खुद सोचो, अगर ओयो ने कपल्स की एंट्री बंद करी तो उनके रेवेन्यू पे कितना ज्यादा फर्क पड़ेगा। क्योंकि FY24 में कंपनी का रेवेन्यू 15% गिरकर 1112.83 करोड़ रुपीस हो गया, जो कि FY23 में 1312.61 करोड़ रुपीस था। यानी कि FY23 में ज्यादा रेवेन्यू था और FY24 में रेवेन्यू कम था। अगली न्यूज है एक फ्रॉड से रिलेटेड। पहले मैं ये न्यूज कवर कर लेता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि आखिर मैंने ये न्यूज आप लोगों के सामने क्यों लाया। न्यूज है मुंबई के टॉरेस ज्वेलर्स की। टॉरेस ज्वेलर्स ने 13.48 करोड़ रुपीस का फ्रॉड किया है, जिसमें इन्वेस्टर्स को 8 to 11% वीकली रिटर्न्स देने का लालच दिया गया था। फरवरी 2024 में कंपनी ने मॉइस सैनाइट स्टोन्स में इन्वेस्ट करने पर 520% तक का एनुअल रिटर्न देने का प्रॉमिस किया था। पहले तो सब कुछ सही चल रहा था, जैसा कि हर एक स्कैम में होता है, शुरू में आपको पैसे मिलते रहते हैं। वैसे ही टॉरेस ज्वेलर्स में भी पहले सब चीज अच्छा चल रहा था, हर कोई खुश था, इन्वेस्टर भी खुश था, कंपनी वाले भी खुश थे, एम्प्लॉइज भी खुश थे। लेकिन 30 दिसंबर 2024 के बाद पे आउट्स आना बंद हो गए लोगों को, और कंपनी का ऑफिस भी बार बार बंद मिलने लगा। इन्वेस्टर्स ने फिर पुलिस में कंप्लेन की। हालांकि कंपनी ने CEO पर इल्जाम लगाया है कि उन्होंने चोरी किया है और इसमें कुछ और एम्प्लॉइज भी शामिल थे। अब आप ये सोचो कि ज्यादातर इंडिया में लोग ज्यादा रिटर्न्स के चक्कर में किसी भी स्कीम में फंस जाते हैं। कभी कभी वो ज्यादा रिटर्न्स के चक्कर में पॉन्जी स्कीम में फंस जाते हैं। कभी कुछ ऐसे एप्स में इन्वेस्ट करते हैं जो कहते हैं कि हम आपके पैसे को 1 महीने में या फिर 5 साल में डबल करके देंगे। जैसे सहारा के साथ हुआ, आप सभी को पता होगा सहारा कैसे स्कैम करती थी। सहारा क्या करती थी कि लोगों को प्रॉमिस करती थी कि 5 साल तक आपको पैसे डबल होके मिल जाएंगे। तो लेट सपोज मैंने 1000 रुपए सहारा में डाला, ठीक है। अब वैसे ही हर बार हर साल कोई नए नए लोग आ रहे थे सहारा में पैसे डिपॉजिट करने। तो जब 5वां साल बीतता था तो उस बंदे का पैसा लेके पहले साल वाले को दे दिया, फिर दूसरे साल वाले के बंदे को 6वें साल का पैसा दे दिया। तो ऐसे ही पैसे देते देते सहारा वाले इसकी टोपी उसके सर पहनाते गए, और एक टाइम के बाद जब पैसे बहुत ज्यादा बढ़ गए, जब पैसे आप नहीं दे सकते, एक साथ बहुत सारे लोग विड्रॉल्स करने लगे, तो फिर जहां वहां पे जाकर के भांडा फूट गया सहारा का। तो प्लीज आप सभी से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं कि जब भी आप किसी भी शेयर्स में इन्वेस्ट करें या फिर कोई भी बिजनेस रिलेटेड चीजें करें, तो ऐसे हाई रिटर्न्स के चक्कर में आंख बंद करके कहीं पर भी इन्वेस्ट न करें। हमेशा अपना रिसर्च करें, अपना कॉमन सेंस हमेशा अपने साथ लेकर के चलें और उसका यूज भी करें। हालांकि कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन, बट फिर भी ये मेरा फर्ज था आपको मैं सचेत करूं। अगली न्यूज है टाटा ग्रुप की। टाटा ग्रुप ने कमाल का कदम उठाया है, देखते हैं उनके बिजनेस पे कितना ज्यादा इफेक्ट पड़ता है फ्यूचर में। फिलहाल न्यूज है टाटा डिजिटल की। टाटा डिजिटल ने अपने सुपर ऐप टाटा न्यू पर फिक्स डिपॉजिट मार्केट प्लेस लॉन्च किया है, जिसमें लोग 1000 रुपए से इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म बैंक्स और NBFCs के साथ मिलकर 9.1% तक का इंटरेस्ट रेट ऑफर करेगा, बिना सेविंग अकाउंट्स की जरूरत के। ये चीज इंपॉर्टेंट है। और सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, श्रीराम फाइनेंस, बजाज फाइनेंस जैसे इंस्टीट्यूशंस के ऑप्शन भी आपको मिलेंगे। DICGC के अंडर 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस भी मिलेगा, जो इन्वेस्टमेंट को सेफ बनाता है। टाटा का ये स्टेप रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए FD इन्वेस्टमेंट को
इजी और एक्सेसिबल बनाएगा। वैसे क्या आप एफडी करवाओगे? लेट्स सी। वैसे मेरा तो बहुत ज्यादा पैसा एफडी में रहता नहीं है, मेरे कुछ पैसे थे एफडी में, बट मैंने वो निकाल करके स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दिया है क्योंकि बहुत सारी कंपनीज की वैल्यूएशन अच्छी हो गई है। अगली न्यूज है मेटा की। मेटा ने यूएस में अपने फैक्ट चेकिंग प्रोग्राम को बंद कर दिया है और कम्युनिटी नोट्स मॉडल लॉन्च किया है। ये फैक्ट चेकिंग प्रोग्राम क्या है मैं आपको वो समझाता हूँ। बेसिकली ये एक सिस्टम था जो फेसबुक, इंस्टाग्राम और थ्रेड्स पर शेयर्ड कंटेंट की सही या गलत इंफॉर्मेशन को वेरीफाइड करने के लिए डिजाइन किया गया था। ये प्रोग्राम इंडिपेंडेंट फैक्ट चेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस और एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर काम करता था। हालांकि मुझे नहीं पता इसको बंद क्यों किया गया। ये बहुत जरूरी है क्योंकि सोशल मीडिया पे आजकल बहुत सारी मिसलीडिंग चीजें और फिर नैरेटिव्स फैलाए जाते हैं, तो ये चीज जरूरी थी, हर जगह ये चीज होनी चाहिए थी। बट देखते हैं क्या होता है, क्या उनका मॉडल था। और फिलहाल जो उन्होंने कम्युनिटी नोट्स मॉडल लॉन्च किया है, इस मॉडल में यूजर्स मिसलीडिंग पोस्ट को फ्लैग कर सकेंगे और कॉन्टेक्स्ट ऐड कर सकेंगे। और साथ ही इंडिपेंडेंट फैक्ट चेकर्स के बजाय मेटा का कहना है कि फैक्ट चेकिंग प्रोग्राम बायस और सेंसरशिप का टूल बन गया था जो फ्री एक्सप्रेशंस में रुकावट डाल रहा था। अब मिसलीडिंग पोस्ट पर लेबल लगाकर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी जाएगी, लेकिन कंटेंट डिमोट नहीं होगा। ये मॉडल फेसबुक, इंस्टाग्राम और थ्रेड्स पर आने वाले कुछ महीनों में इंप्लीमेंट होगा। हालांकि थ्रेड पे पता नहीं क्या जरूरत थी, मुझे नहीं लगता कि थ्रेड का कोई यूज भी करता है। तो आज की बिजनेस न्यूज यहीं पे खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको न्यूज बहुत पसंद आई होगी। आप हमें सब्सक्राइब और बेल आइकन पे हिट करना बिल्कुल मत भूलिए और हमें लाइक करके हमारे इस एफर्ट को सपोर्ट कीजिए। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। अभी मुझे और बहुत ज्यादा ग्रो करना है आपके साथ साथ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।